और जैसे ही छोड़ा वैसे ही सुभाष जी और मुरली बाइक को लेकर साथ में गिरे। ये इतने में वो भूत इनके चारों ओर घूमने लगा, जैसे कि तूफान आ गया हो। एकदम तूफान की जैसे चारों ओर घूमने लगा, धूल ही धूल उड़ने लगा। नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई आपकी कहानियां सुनकर रियलिस्टिक फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अपने मन से बनाकर सुना रहे हो। कोई प्रूफ भी रहता है या फिर बस कहानियां लिखने का शौक है तो कैमरा ऑन करके सुनाते भी जाते हो। रुको ज़रा रुको, आज प्रूफ दूंगा, और ऐसा प्रूफ दूंगा ना कि आपकी रात तो और भी ज़्यादा खाली हो जाएगी। इतना डर लगेगा ना सुन के। पहले ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो। मतलब मुरली ने ऐसा बोला कि सुभाष जी, ओ सुभाष जी, ऐसे करके जैसे ही पीछे पलटे हैं मुरली कि मुरली के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने था एक ऐसा भूत जिसने इनकी बाइक को पकड़ कर रखा था। एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, और उसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी, और पूरा शरीर मानो किसी चीज़ से खरोचा हुआ हो। इतना ज़्यादा डरावना था वो कि मैं बता नहीं सकता। और उसके शरीर पर बाल ही बाल थे। जैसे ही चीखे हैं मुरली, वैसे ही उस भूत ने इनकी बाइक को छोड़े। और ये तो एक सिर्फ झलक थी, अब पूरी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। डर की एक नई लहर मन में नहीं दौड़ गई तो फिर बताना एंड में। तो भाई, झारखंड के एक छोटे से गांव में एक परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में सुभाष, उनकी पत्नी, 3 लड़कियां और एक लड़का था। सुभाष जी की उम्र लगभग 50-51 साल के आसपास की थी, और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, क्योंकि ये परिवार पूरे गांव का सबसे अमीर परिवार था। इस परिवार का बिजनेस की बात करें तो 2 किराना दुकान थी। एक दुकान में सुभाष जी का बेटा बैठता था, और एक दुकान में खुद सुभाष जी अपने नौकर के साथ बैठा करते थे। अब दोनों दुकान में से किसी भी दुकान को या दोनों दुकान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो सुभाष जी खुद अपने नौकर मुरली के साथ शहर जाते थे, रांची जाते थे, खरीदारी करते थे और दोनों दुकान में डालते थे। मतलब बैठता सिर्फ लड़का था, सिर्फ बैठता था वो, बाकी संभाल तो सुभाष जी ही रहे थे दोनों दुकानों को। एक दिन की बात है, सुभाष जी के नौकर मुरली को फीवर सा आ जाता है। बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही थी। दोपहर का वक्त था, 2022 की गर्मी का सीज़न चल रहा था। यही कोई अप्रैल मई का टाइम रहा होगा। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे भी बैठ रहा हूँ तो सर चकरा जाएगा और गिर जाऊँगा। तो सुभाष जी अपने नौकर से क्या कहते हैं कि बेटा देख, बार बार जगह बदल के बैठने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, घर पे भी जाएगा खाली सोएगा। मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। जिस तरह से लोहा लोहे को ही काटता है, धूप भी धूप को ही काटेगी। तुझे लग गई है लू, मेरे साथ चल भरी धूप में, मार्केट जाएंगे, खरीदारी करके आएंगे। शाम तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो नाम बदल देना। ये बोलता है अगर सेठ जी ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। सेठ जी ने अपनी बाइक स्टार्ट किए, पीछे बैठ गया मुरली 2-3 झोले, थैले या कैरी बैग लेकर, और ये दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। दोपहर भर खरीदारी किए। इनकी दुकान आज बंद रही। शाम को 6:30 बजे के आसपास वहाँ से बाइक स्टार्ट किए हैं और गांव की तरफ लौटने लगे। गांव आने ही वाला था तो सुभाष जी अपने नौकर से सवाल करते हैं, कैसा फील कर रहा है मुरली? हाँ, बोल रहा था ना कि चक्कर आ रहा है, कहीं पे भी बैठूंगा गिर जाऊंगा। अभी देख इतना भारी भारी सामान लेकर पीछे बैठा हुआ है, आ रहा है चक्कर, काट दी ना धूप ने धूप को। ये बोलता है हाँ सेठ जी, मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं कि चल बेटा, तू और अच्छा फील करेगा। एक काम करते हैं, अपनी जो नदी है गांव के बाहर वाली, वहाँ पे नहा के आते हैं। अब मुझे भी गर्मी लग गई है, अब ऐसे ही रह गया तो तेरे ऐसी लू ना पकड़ ले, नहा के आते हैं। तो ये बोलता है कि मुरली बोलता है सेठ जी कैसी बात करें, मेरी तो धूप धूप से कटवा दिया आपने। आपको जो धूप मिली उसमें आप पानी डालने का काम कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सेठ जी बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सारा माइंड गेम है। तो थकान फील कर रहा था इसलिए बुखार आ गया, मैं भी थकान फील कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे ऊपर हावी ना हो, इसलिए मैं मूड को थोड़ा फ्रेश करना चाहता हूँ। चल नदी चले क्या, नहा के आए? मुरली कहता है कि सेठ जी क्यों नहीं, आपने सुबह आइडिया दिए थे, मैं अच्छा हो गया, अभी एक और आइडिया दे रहे हो, अच्छी ही बात होगी, चलो चल पड़ते हैं। अब ये नदी की तरफ आगे बढ़ गए। अब ये जो भाई नदी है ना, ये नॉर्मल नदी नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस गांव का जो शमशान घाट है, वो शमशान घाट की नदी में ये नहाने जाने का प्लान कर रहे थे। ज़्यादातर शमशान घाटों में आसपास में नदियाँ होती है। बहुत सारी रिचुअल्स में ऐसा किया जाता है कि मृत शरीर का जब अंतिम संस्कार करने वाला जा रहा हो, मतलब करने वाले हों लोग, तो उसको पहले नदी में नहला देते हैं। ठीक है, तो इनके गांव के भी बाहर के शमशान घाट में एक नदी गुजर रही थी, तो वहीं पे जाके ये नहाने का प्लान बना रहे थे। अंधेरा हो चुका था,
ये दोनों नदी के पास पहुंच गए। बाइक लगाए, इस तरफ शमशान घाट है राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में नदी। इन लोगों ने बीच में अपनी बाइक लगा दिए और ढलान थी नदी के लिए। ये ढलान से नीचे उतरे और इतने में मुरली कहता है, सेठ जी एक नंबर आ रही है। वो पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे से करके आता हूँ। सेठ जी बोलते ठीक है बेटा जा, जब तक मैं एक हाथ डुबकी मार लेता हूँ। सेठ जी ने सुभाष जी ने अपने कपड़े वपड़े उतारे और वो डुबकी मारने के लिए चले गए। एक डुबकी मारे हैं, इतने में वो हल्का हो रहा है, एक नंबर कर रहे हैं। सेठ जी ने एक डुबकी मार के बाहर निकले ही हैं तो सेठ जी की नज़र अपने लेफ़्ट तरफ में, मतलब वो राइट तरफ गया है एक नंबर करने के लिए मुरली, सेठ जी की नज़र लेफ़्ट तरफ में पड़ती है। नदी के बिल्कुल किनारे एक बच्चा बैठा हुआ है, 4-5 साल की उम्र रही होगी। ये बच्चा ऐसा सिर नीचे करके बैठा है। सेठ जी ने सोचे कि होगा ऐसा कोई बच्चा, पहले हमने ध्यान नहीं दिए रहे होंगे, पहले से ही बैठा रहा होगा हमारे आने से पहले से ही। चलो मैं अपना नहाना कंटिन्यू करता हूँ। सेठ जी मस्त डुबकी उबकी मार रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, सामान अमान की सारी खरीदारी हो गई है, मुरली की भी तबीयत ठीक हो गई है, बहुत अच्छा फील कर रहे थे आज। लगभग 10 मिनट बाद, 10 मिनट से वो एक नंबर करके आया नहीं है, वो 1 का 2 करने लगा मालूम नहीं, लेकिन वहीं पे झाड़ियों के पीछे ही है। सेठ जी 10 मिनट बाद जब पूरा अपना रिलैक्स हो गया कि मुरली आ क्यों नहीं रहा ऐसा देखने के लिए, तो वापस से फिर से उनकी लेफ़्ट तरफ नज़र पड़ी तो बच्चा अभी भी बैठा हुआ था और वैसे ही बैठा हुआ था, सर नीचे करके, टस से मस नहीं हो रहा है। इतने में पता नहीं कैसे एक बिजली सी कड़की। जनरली अप्रैल मई के महीने में ऐसी बिजली कड़कती नहीं है, लेकिन वो बिजली कड़की। कई बार हो जाता है, मौसम ऐसा बिगड़ता है तो बिजली कड़की ना, तो सेठ जी की नज़र उस बच्चे के शरीर के निचले हिस्से में पड़ी। पेट के नीचे वाला हिस्सा इंसानी हिस्सा था ही नहीं, वो एक कंकाल था। पेट के नीचे, कमर के नीचे कंकाल, पेट के ऊपर इंसानी शरीर और बच्चा ऐसा बैठा है। बैठा था प्रॉपर, जैसे इंसान कैसे ऐसे बैठते हैं, बैठा है। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी जल्दी जल्दी नदी से निकले। अरे बेटा मुरली जल्दी आ, क्या कर रहे तू, जल्दी आ। इतने मुरली आने लगा। सेठ जी ने मतलब मुरली की तरफ देखे ही है और वापस से उस तरफ देखे तो क्या पाए, वो लड़का भी वहां पर नहीं बैठा है। लड़का पहले बैठा था, ये 100% है, वरना 4-5 बार ऐसे ही वहम नहीं हो जाता। बिजली कड़की थी तो वो लड़का और साफ दिखा था और सिर्फ एक बार सेठ जी ने चिल्लाए थे, बेटा मुरली जल्दी आ, क्या कर रहा है इतनी देर से। और जब वापस से उसकी तरफ देखे तो लड़का बच्चा गायब हो गया था। मुरली भागते हुए आया, बोला सेठ जी क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। सेठ जी बोलते हैं, अरे बेटा यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ था यार, वो भूत था 100%। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरा कंकाल था, वो गायब हो गया यार बेटा, चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मुरली बोलता है, अरे सेठ जी क्या बात कर रहे हो। मुरली और ये दोनों फटाफट ऊपर चढ़े बाइक की तरफ। मुरली बोला, मैं बाइक चलाता हूँ, जल्दी जल्दी आप पीछे बैठो। मुरली आगे बैठ गया और सेठ जी पीछे। अब किक मारा, गियर डाला और बाइक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही है। कीचड़ वीचड़ कुछ नहीं था, नॉर्मल एक कच्ची सड़क में, रोड में मतलब बाइक खड़ी हुई थी, बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही है। मुरली एक्सीलेटर फुल कर दिए तो भी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा लगे कि किसी ने इंटेंशनली बाइक को ऐसा रोक के रखा है, लेकिन इतना तुरंत मुरली को समझ में आया नहीं। मुरली सेठ जी से कहता है, सेठ जी पीछे बैठे ना, सेठ जी ज़रा एक बार नीचे बाइक से उतर के देखिए तो सही, कोई पत्थर अत्थर के बीच में तो नहीं लग गई अपनी बाइक जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो सेठ जी कोई जवाब ही ना दे। फिर मुरली बोले, सेठ जी देखो ना, सेठ जी कोई जवाब नहीं दे रहे। अरे सेठ जी, ऐसा बोल के जैसे फिर से मुरली पीछे पलटा तो क्या पाता है, सेठ जी बस ऐसे बैठे हुए हैं। वो भी जैसे बच्चा बैठा हुआ था, सेठ जी ने जैसे बताया था ना, सेठ जी भी बाइक में ऐसे ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और सेठ जी के एग्जैक्टली पीछे एकदम पतला सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखने वाला एक पिशाच, भूत या प्रेत है, जिसने इनकी बाइक को पीछे से ऐसे पकड़ के रखा है। उसका चेहरा पूरी तरीके से झुलसा हुआ है, आंखें पूरी तरीके से फटी हुई है, पलके नहीं है, चेहरे में, शरीर में पूरे चोट के निशान हैं और बाल उस प्रकार से उगे हुए हैं कि किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी भेड़िया, कुत्ता या जानवर के उगे रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही बाल उसके शरीर में थे, काले काले से और कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद से। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया और जय बजरंगबली बोल के एकदम सेठ जी को बोला, सेठ जी बाइक से उतरो। एक्सीलेटर फुल ही था, घबराहट में कैसे कैसे हाथ पैर हो जाते हैं आप समझते हैं, और एकदम बाइक का एक्सीलेटर फुल ही था
और इसने जय बजरंगबली बोल के सेठ जी को बोला सेठ जी उतरो, और पीछे वो भूत ने इनकी बाइक जो पकड़ रहा था वो छोड़ दिया। फुल एक्सीलेटर में थी वो बाइक, जोर से ऐसे आगे निकली है, एकदम स्पीड में आगे निकली और एक पेड़ से टकरा के वहीं पे गिर गई बाइक। और ये लोग पहले ही गिर गए थे क्योंकि इसने चिल्ला दिया था सेठ जी उतरो। सेठ जी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर रहे थे। इसने बोला था उतरो तो उतर गए थे। इतने में ये लोग गिरे हैं, बाइक आगे जाके गिरी है, तो वो पीछे भूत था ना, वो ज़ोर ज़ोर से ऐसा गोल गोल घूमने लगा और आसपास की जितनी भी धूल वूल थी ना वो इतनी तेज़ ऊपर उड़ने लगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक मिनट आप लोग बोलेंगे कि इन लोगों को ये सब कुछ देख कैसे रहा है जब अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, इलाका पूरा सुनसान था, लेकिन यहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, उसके बेसिस में ही इनको सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत तेज ऐसा घूमने लगा। मुरली फिर से चिल्लाता है सेठ जी जल्दी उठो, यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम इसका शिकार बन जाएंगे। ये कोई शैतान है, ये कोई भूत है, ये कोई प्रेत है। तो सेठ जी बिना कुछ बोले ऐसा नीचे देखते देखते जल्दी जल्दी आगे बढ़े। मुरली फिर से बाइक के पास गया, बाइक उठाया, फिर बाइक चालू किया और ये लोग बहुत तेज़ी से घर की तरफ पहुँचे। अब मुरली सबसे पहले सेठ जी घर पे उतारा। बहुत तेज़ बाइक आई ना तो पूरी आवाज़ से गाँव के लोगों को पता चल गया कि इतनी तेज़ भगाते हुए कौन आया है। तो कुछ लोग अपने घर से बाहर निकल के देखे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और इतने में इनकी लड़कियां वगैरह भी बाहर आई, सेठ जी की, सुभाष जी की लड़कियां वगैरह बाहर आई और बोली देखो पापा क्या हो गया, क्या हो गया, आप ऐसे उदास से क्यों बैठे हुए हो, कुछ परेशानी हो गई क्या। मुरली भी बहुत घबराया हुआ था और कपड़े वपड़े पूरे गंदे, चोट लग गई क्योंकि गिर गए थे ना ये लोग बाइक से उस समय। तो लड़का भी आ गया इतने में सुभाष जी का, बोले पापा पापा क्या हो गया, ठीक हो कि नहीं। वो कुछ नहीं बोल रहे, बस ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हैं और चोट वोट लगी हुई है, खरोच के निशान आ गए पूरे एक तरफ। ये बोलता है मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। मुरली बोलता है सब बताता हूँ, पहले कोई बाबा वाबा है क्या, कोई पहचान के उनको बुलवाओ, हमारे साथ कुछ बहुत भयानक हो गया है, कुछ भूतिया हो गया है। इतना ही बोल रहा है। मुरली भी हड़बड़ा गया है सेठ जी की ऐसी हालत देखी, क्योंकि सेठ जी की बोलती अचानक से बंद हो गई। नीचे जब तक थे ना सेठ जी ने चिल्ला के खुद बुलाए थे मुरली को, लेकिन जब तक ऊपर आए सेठ जी को पता नहीं ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया था, एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। तो किस्मत से सेठ जी का बेटा यानी सुभाष जी का बेटा एक तांत्रिक बाबा को जानता था। इन्हीं के गाँव के थोड़े आगे की तरफ वो तांत्रिक बाबा रहते थे। तुरंत बाइक स्टार्ट किए हैं और ट्रिपलिंग मारते हुए बेटा बाइक चला रहा है, बीच में बैठे हुए हैं सेठ जी और पीछे बैठा हुआ है मुरली। एकदम संभाल के, सेठ जी को संभाल के ये लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे। तांत्रिक बाबा ने थोड़ी झाड़ फूँक किए और कुछ ना पानी दिए, पानी में कुछ विभूति डाल के दिए, कुछ मंत्र पढ़ के, और बोले कि इसको पी लो। सेठ जी ने जैसे ही पिए ना तो सेठ जी तो ऐसे एकदम बेहोश जैसे होने लगे। तो घबरा गया सेठ जी का बेटा, घबरा गया, बोले बाबा ये क्या हो गया पापा को, ये ऐसे क्यों बेहोश जैसे कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना। तांत्रिक बाबा बोलते हैं सब ठीक है, तुम्हारे पिताजी को थोड़ी देर के लिए नींद आएगी, जितनी देर भी वो सोए सोने देना, उठेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, अभी घर जाओ। तो ये लोग बैठे बाइक में और फिर घर आए तो घर में वो सो गए। मुरली भी अपने घर नहीं गया घबराहट में कि सेठ जी कब उठेंगे, और मुरली भी इनके घर पर सो गया। अब सुबह का वक्त हुआ तो सुबह सेठ जी 10 बजे के आसपास उठे। इतने बजे कभी नहीं उठते थे वो, जनरली वो 5 बजे के आसपास सुबह उठते थे, लेकिन आज 10 बजे उठे। और उठे तो सब लोग एकदम खुश हो गए, आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। तो सेठ जी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पिछली रात जो इनके साथ जो कुछ भी हुआ था सब डिटेल में अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले भी थोड़ा गुस्सा करते हैं इनके ऊपर कि आपको रात में शमशान घाट वाली नदी में जाके नहाने की क्या ज़रूरत थी, घर नहीं था क्या अपना नहाने के लिए, ऐसे कौन से मज़े ले रहे थे आप खुली हवा में नहाने का। घर वालों ने भी थोड़ा सुना है और सेठ जी को भी थोड़ा दिमाग आया कि ठीक है भाई, मूड फ्रेश करना चाहिए लेकिन अपने दायरे में रहकर, लिमिट में रहकर, वरना आजकल दुनिया में क्या कहाँ नहीं हो जाता है इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है कि नहीं। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे एक प्रेत, एक शैतान, एक पिशाच जो भी था वो इनके सब पीछे पड़ गया था, वो इनकी जान भी ले सकता था। लेकिन खाली एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि उसका इंटेंशन था कि मैं बस मज़े लूँ। कई बार ऐसी एंटिटीज़ जो होती है ना वो बहुत शैतानी शरारती भी होती है, वो मज़े लेती है, सामने वाले को डरा देगी, हर्ट कर देगी थोड़ा सा और हट जाएगी। ये ऐसी ही शक्तियों में से एक थी। बस इस दिन के बाद से सेठ जी कभी रात में क्या दिन में भी उस नदी के पास नहीं गए। इस पूरी घटना की जानकारी जिसकी आवाज़ आपने सुने थे उसका नाम था रौनक। वो इसी गांव का रहने वाला
सेठ जी के घर के जस्ट बाजू में इसका घर था और एक छोटा सा गांव है, बातें बहुत फैल जाती है, कुछ भी हो किसी घर में पता चल ही जाता है और ये तो इतनी बड़ी चीज़ थी। तो इसको पता चली और इसने इंस्टाग्राम पर हमको लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कई बार, संभल कर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और ऐसी जगहों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो तो ही बेहतर है। इसी से एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।